तो हम बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट एवं सेकंड में भूगोल से बने क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। इसके पहले के वीडियो हम पार्ट 1 और 2 में अपलोड किए हैं चैनल में। अभी इसका पार्ट 3 है जिसमें विश्व का भूगोल एवं भारत के भूगोल से जो प्रश्न बने हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो ये घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। ब्रह्मांड में पल्सर घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। 1.4 एलियन को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इससे अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त रूप से घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इसी अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता हुआ चला जाता है, अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिमाण में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्य मुक्त पिंड को क्रस्ट छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल के परतों का सही क्रम है? तो इसका ऑप्शन ए राइट है। क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है, समताप मंडल के मध्य मंडल, फिर तापमान, फिर बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल है ट्रोपोस्फीयर है, समताप मंडल फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर है, मध्य मंडल है मेसोस्फीयर है, ताप मंडल या आयन मंडल आयनोस्फीयर है, बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके पश्चात घटते क्रम में ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियान है, हीलियम है, ओजोन व हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है, ये सभी प्रश्न जो हैं ये टीआरई फर्स्ट या सेकंड में बने हैं। अगला प्रश्न, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति 40 से 45% तक है। शुक्र और बुध ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। यह ग्रहों की समान दिशा के विपरीत सूर्य की पूरब से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं हैं। इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, 179 है। व्याख्या देखते हैं हम इसकी, इम्पॉर्टेंट है ये। ग्लोब या मानचित्र पर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची रेखाएं जो समान अक्षांशीय कोण वाले स्थानों को मिलाती हैं उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर इन रेखाओं की उत्तरी गोलार्ध में ग्लोब पर कुल संख्या भी 89 है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में ग्लोब पर कुल संख्या 89 है। इस प्रकार ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है 179 है। 179 में 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा भी सम्मिलित है, तब 179 होगी। 89 तो 1 से 78 0 डिग्री को शामिल करेंगे 179 होगा। अगला प्रश्न है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे का समय हो। इसका जो ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, 6 PM होगा। क्योंकि 90 डिग्री है तो इसमें टोटल, क्योंकि ग्रीनविच और थिम्पू के बीच का जो अंतर है वो 90 डिग्री देशांतर है। कुल समय का अंतर जो होगा 90 × 4 360 मिनट होगा। कुल टोटल 6 घंटे होंगे। थिम्पू का स्थानीय समय ग्रीनविच के समय से 6 घंटे अधिक है, अर्थात शाम 6 बजे पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमती है। पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता है तथा पश्चिम पर जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घटता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? शीत कटिबंध में आता है तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। 66 डिग्री उत्तरी अंशांश उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, दोनों गोलार्धों में 23 डिग्री और 66 डिग्री अक्षांशों के बीच के स्थित क्षेत्र, या दक्षिण ध्रुवत अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र। तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। शीत कटिबंध पेटी का विस्तार 66 डिग्री से 90 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में होता है। इसमें टैगा, टुंड्रा, हिमालयी प्रदेश आते हैं। शीत कटिबंध क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव और
अंटार्कटिक वृत्त के बीच स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त के बीच स्थित है। भूमध्य रेखा से दूर जाने के कारण इन क्षेत्रों में केवल सूर्य की तिरछी किरणें ही पहुंच पाती हैं। अगला प्रश्न है, यदि ग्रीन बीच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीन बीच के 30 डिग्री पूर्व में क्या होगा? तो पूर्व में क्योंकि 30 डिग्री है, 15 डिग्री में 1 हावर्स बढ़ेगा तो 30 डिग्री में 2 हावर्स बढ़ेंगे तो दोपहर के 2 बजेंगे। ऑप्शन ए राइट होगा। पूरब में जाएगा तो टाइम बढ़ेगा, पश्चिम में जाएगा तो टाइम घटेगा। अगला प्रश्न है, विश्व के जो हैं महाद्वीप या देश या राजधानी एवं सीमाएं से जो प्रश्न बने हैं उनको देखते हैं। घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। अभिकथन एक है। अब फिर कारण उस है, किसी समय में महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, यूएई के रियासती राज्य कौन से हैं? यूएई की रियासती राज्य जो हैं अबू धाबी हैं, दुबई है, शारजाह है, अजमान है, अल कैन है, फुजैरा है, रास अल खैमा है। रास अल खैमा है। अगला है, भूपटल के टुकड़े मेटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इस सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। भूपटल के टुकड़े मेटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। फिर पर्वत, पठारी और मरुस्थल से जो प्रश्न बने हैं, दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है? तो ये ऑप्शन ए होगा, गोंडवाना लैंड का भाग है। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना एक बृहद महाद्वीप था जिसका अस्तित्व नव प्रागजीव महाकल्प से लेकर जुरैसिक काल तक था। यह पैंजिया का दक्षिणी भाग था। उत्तरी भाग को लारेशिया कहा जाता था। अब है अफवाह या नदियों के किनारे स्थित जो शहर है, उससे जो प्रश्न बीपीएससी टीआरई फर्स्ट सेकेंड में बने थे उनको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो इसका जो ऑप्शन बी राइट होगा। यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। व्याख्या देखते हैं। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। सुपीरियर झील विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। यह सुपीरियर रहित यूएसए की सीमा से संयुक्त रूप से जुड़ी हुई 5 झीलें हैं। पश्चिम से पूरब की ओर हैं क्रमशः। सुपीरियर है, मिशिगन है, हुरन है, इरी है, ओंटारियो है। पश्चिम से पूरब जो इनका क्रम है, सुपीरियर है, मिशिगन है, हुरन है, इरी है, ओंटारियो है। अगला प्रश्न है, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो एल नीनो धारा ये प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। एल नीनो धारा प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असमान रूप से तापन की स्थिति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, जल संधियाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरा ऑप्शन है, यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। तीसरा है, इसकी सीमा 4 देश तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। चौथा है, विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन इसका डी राइट होगा। जो इसमें गलत पूछा है, कौन सा गलत है? तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा। 1 और 3 गलत है क्योंकि ये गलत है और 3 क्योंकि तंजानिया, युगांडा और केन्या से सीमा लगती है, रवांडा से नहीं लगती है। और इसका दूसरा और चौथा सही है। दूसरा और चौथा सही ऑप्शन है। व्याख्या देखते हैं। विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है तथा विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। फर्स्ट ऑप्शन में तीसरा था, इसमें दूसरी है ये। इसकी सीमा 3 देशों केन्या है, युगांडा है और तांजानिया से लगती है। विक्टोरिया झील से श्वेत नील नदी का
स्रोत है। विषुवत रेखा पर इस झील के से होकर गुजरती है, विषुवत रेखा से गुजरती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, बी होगा वेनेजुएला होगा, ऑप्शन सी है वेनेजुएला है। अमेजन नदी विश्व की सर्वाधिक विस्तृत व द्वितीय सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में इंडीज पर्वत से निकलकर दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू है, ब्राज़ील है, बोलिविया है, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम से प्रवाहित होकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। पेरू है, ब्राज़ील है, बोलिविया है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, गुयाना है, सूरीनाम है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो इसका ऑप्शन राइट होगा मध्यमंडल का तापमान सबसे कम होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। वायुमंडल में कई गैसों का सांद्रण पाया जाता है। यह सांद्रण भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर भिन्न भिन्न होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत में क्षोभ मंडल है। यहाँ पर मौसम संबंधी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं पाई जाती हैं। इसका तापमान लगभग -58 डिग्री तक होता है, जबकि समताप मंडल क्षोभ मंडल से ऊपर लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक फैली है। यहाँ का तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्यमंडल की ऊंचाई लगभग 85 किलोमीटर तक फैली है। इस परत में सबसे कम तापमान पाया जाता है। यहाँ का तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके बाद बाह्य वायुमंडल या आयनमंडल या बहिर्मंडल पाया जाता है। इसलिए इसका विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल क्या है? तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा पश्चिम एशिया एवं भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र है। व्याख्या देखते हैं। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक तूफान है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी भागों में शीत ऋतु में बारिश लाता है। पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप के निचले क्षेत्रों में हल्की से हल्की वर्षा और पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात लाने के लिए सहायक होता है। अगला प्रश्न है, महासागरीय परपाटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? महासागरीय परपाटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, सिलिका और मैग्नीशियम होगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी महासागर के ऊपरी परत को ही महासागरीय परपाटी कहते हैं। महासागरीय परपाटी में पाए जाने वाले मुख्य खनिज घटक है सिलिका और मैग्नीशियम है। इसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसमें कायांतरित चट्टानों का अभाव है। इसके विपरीत महाद्वीपीय भूपरपाटी में लावा, राख, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर व कायांतरित चट्टानों की प्रधानता है। इस परपाटी की मोटाई 30 से 50 किमी तक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म बताइए। संबंधित देश का सही युग्म है तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा ऑप्शन सी राइट है। लदांग जो है मलेशिया से संबंधित है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। स्थानांतरणशील झूमिंग कृषि को मलेशिया और जावा में लदांग नाम से जाना जाता है और इसे श्रीलंका में चेन्नई, मैक्सिको में मिल्पा या कोनुल या कोमिले के नाम से, थाईलैंड में तमराई के नाम से, म्यांमार में तुगिया, कांगो में मसोने आदि नामों से जाना जाता है। भारत के क्षेत्र में बेबर व दहियार बुंदेलखंड में जाना जाता है। दीपा जो है बस्तर जिला में है, एमपी बस्तर जिला जो छत्तीसगढ़ में है। बन्ना जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है, जाना जाता है। पोडू आंध्र प्रदेश में, कुमारी पश्चिमी घाट में, पोडू आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, खोजकर्ता और जन्मस्थान जो है क्रिस्टोफर कोलंबस जो है इनका खोजकर्ता और जन्मस्थान पूछे। अब इसमें देखते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस का जो जन्मस्थान हुआ इटली होगा। जैक्स कार्टियर का फ्रांस होगा। सर फ्रांसिस ड्रेक का जो है यूनाइटेड किंगडम होगा। फार्डिनेंड मैगलन का पुर्तगाल होगा। अगला प्रश्न है,
थांडी यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ये आप म्यांमार में मनाया जाता है, म्यांमार में। अगला प्रश्न है, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। समुद्र तल का फैलाव जो है ये राइट होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया समुद्र तल का फैलाव है। सामान्य स्थिति में समुद्र तल का फैलाव महाद्वीपीय भूमि में दरार के रूप में शुरू होता है। 1960 के दशक की शुरुआत में भूविज्ञानी हैरी हेस ने समुद्र तल के फैलाव की परिकल्पना को रखा है, जिसमें मध्य महासागर की चोटियों पर बेसाल्टिक मैग्मा से समुद्र तल का निर्माण शामिल था। कटक के हर तरफ समुद्र तल कटक गहरे समुद्र की खाइयों की ओर बढ़ता है, जिससे वह जलमग्न हो जाता है। जब जल यहाँ से गहरे समुद्र की तरफ चला जाता है तो यहाँ नई परत का निर्माण होता है। चूँकि यह प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे नई परतें बनती रहती हैं। अब फिर जनसंख्या और नागरीकरण से जो प्रश्न बनते हैं उनको देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो अभी बीपीएससी 2023 प्री में ही पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वर्ष 2023 में इसका 17वां संस्करण जारी किया गया था। इसे भारत का स्थान 146 देशों में 127वां था। आइसलैंड इसमें 14वें वर्ष शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शिशु मृत्यु दर यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो प्रति 10,000 जीवित बच्चों पर व्यक्त की जाती है। दूसरा ऑप्शन है, वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6% थी, तो ये राइट होगा। अगला है, वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी, ये भी राइट होगा। अगला है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। केवल 2 और 3 सही हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं हम शिशु मृत्यु दर के बारे में। यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो प्रति 1000 10,000 नहीं 1000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। मध्य प्रदेश जो है 2019 में सबसे अधिक मृत्यु दर के मामले में राज्य था, उत्तर प्रदेश नहीं था, जिसमें मध्य प्रदेश की 1000 में 48 बच्चों की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य में नागरीकरण सर्वाधिक है? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, गोवा में है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है एवं यहाँ सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य भी है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की वाहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार बनता है बीपीएससी में। जनसंख्या की वाहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये सीमित संसाधन के द्वारा जब जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है और फिर धीरे धीरे रुक जाती है, तो ऐसी स्थिति को पारिस्थितिकी तंत्र की वाहन क्षमता कहते हैं। जनसंख्या की वाहन क्षमता पारिस्थितिकी तंत्र के सीमित संसाधनों पर निर्धारित की जाती है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी से जो क्वेश्चन बने थे उनको देखते हैं। थैंक यू आप लोगों को। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं लाइक करिए।